हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिवीजन कोर्स फॉर द क्लास 10। ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना 90% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। कहने का मतलब ये है जिन्होंने एनसीईआरटी को कवर कर लिया है अच्छे से, उनको सारे फार्मूलाज वगैरह याद हैं, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद है, बेसिक सारे पता है, और वो पेपर से जस्ट पहले लास्ट मोमेंट पे एक क्विक रीकैप चाहते हैं। तो वो बच्चे जो है इस कोर्स को मेरा कहने का मतलब है कि ये जो वीडियोस हैं इनको वॉच करके अपना जो सिलेबस है उसको रीकैप कर सकते हैं। तो ये कोर्स उन बच्चों के लिए है, ना कि उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी सिर्फ 40-50 या 60% सिलेबस कवर किया है। एनसीईआरटी भी अभी अच्छे से नहीं करी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो चलो बात की बात हो जाती है, और फार्मूलाज भी बीच में से भूल रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए ये कोर्स नहीं है। उनके लिए मैं यही सुजेस्ट करूँगा कि वो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी एग्जांपल्स हैं, उनको पहले अच्छे से कंप्लीट करें। सारे चैप्टर्स के जो साइनॉप्सिस हैं, साइनॉप्सिस मीन्स जहाँ पे आपने सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज नोट डाउन किए हैं, पहले वो सारी चीज़ को रिवाइज करें। वो जब हो जाए तो लास्ट मोमेंट पे एक क्विक रिकैप के लिए आप इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज़ आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज़ एचसीएफ एंड सेकेंड इज़ एलसीएम। सो एचसीएफ क्या है? कॉमन फैक्टर्स। अगर हमें फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालना है तो हमें जो भी नंबर्स गिवन हैं हम उनके फैक्टर्स करेंगे और उसमें से कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे विद लीस्ट पावर। ठीक है। एंड एलसीएम क्या है? एलसीएम इज़ ऑल फैक्टर्स with highest power, all factors with highest power। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास मान लो तीन नंबर्स हैं 36, 48 एंड 60, इनका मुझे एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। तो 36 के फैक्टर्स करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 4 9 ज़ा 36। ये हो गया 16 3 ज़ा, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3, और ये बनेगा आपका 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। नाउ आई नीड टू फाइंड एच सी एफ एंड एल सी एम। तो एच सी एफ क्या है? कॉमन फैक्टर्स। अब तीनों में देखो, तीनों में कॉमन जो फैक्टराइजेशन करने के बाद फैक्टर्स आए 2 3 या 2 3 5। ठीक है। अब तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर 2 है एंड 3 है, तो यहाँ पे लिखो 2 इंटू 3। एलसीएम में हमने सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, वो किसी में चाहे एक बार भी अपीयर हुआ वो हमें लिखना है। सो दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 5। और एचसीएफ में लीस्ट पावर, 2 की कम से कम पावर, पहले वाले में 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, तो अल्टीमेटली लीस्ट पावर तो 2 बनती है, तो हमने 2 के ऊपर 2 लगा दी। 3 की पावर देखो, सबसे पहले नंबर में 2 है, फिर 1 1, तो लीस्ट 1 बनेगी, तो यहाँ पे 1 लगा दी। और एलसीएम के केस में हमें हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है, तो 2 रेज टू पावर 4 आएगा, 3 रेज टू पावर 2 आएगा, और 5 तो है ही सिंगल टाइम, तो 5 की पावर 1, वही लीस्ट है वही हाईएस्ट है। वैसे तो हमें हाईएस्ट लेनी है तो हम हाईएस्ट बात करेंगे। ठीक है। तो एलसीएम क्या बनेगा? 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, सॉरी एचसीएफ, और एलसीएम क्या होगा? 16 इंटू, अच्छा इसको ऐसे कर ले कि 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 9 ज़ा 72 इंटू 2 इंटू 5 10, तो ये बन गया 720। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। एचसीएफ का क्या मतलब होता है? एचसीएफ का मतलब एक ऐसा नंबर जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। और एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर जो तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। आप 720 को 36, 48 और 60 तीनों से डिवाइड करके देखो, एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो ये इनका एलसीएम हो गया। नेक्स्ट इसमें हमारे पास रूल क्या था? एक फार्मूला था, एंड दिस फार्मूला is valid for two numbers only. Let us say numbers are a and b. The product of two numbers is equal to LCM times HCF. ठीक है। फॉर्मूला क्या है?
इफ़ यू आर हैविंग टू नंबर्स, और ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तीन नंबर्स के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं है। देन इसके बाद इसमें हमारे पास एक क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें प्रूव करना होता है, लाइक √2 इज़ इरेशनल या फिर √3 इज़ इरेशनल। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, प्रोसीजरल क्वेश्चंस हैं। इनका प्रोसीजर जो है, जब हम NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें पूरा प्रोसीजर लिखते हैं। एक बार वो वाला प्रोसीजर आप अपने लिए रिवाइज कर लीजिए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सारे तरह के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। हाँ, एक इसमें एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, लाइक आपसे बोला जाए प्रूव दैट √2 प्लस √5 इज़ एन इरेशनल। प्रूव करो, प्रूव दैट। दिस इज़ द क्वेश्चन। नाउ कम टू द सोल्यूशन। सो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई करेंगे। लेट √2 प्लस √5 इज़ रैशनल। हमने मान लिया कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और साथ में ये स्पेसिफाई करना है वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, को प्राइम का मतलब है कि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, कि आप इनकी दोबारा कटिंग नहीं कर सकते। अगर हम कहें 4/6, सो दिस इज़ नॉट को प्राइम, क्योंकि 4/6 को 2 के टेबल पे कट किया जा सकता है। अगर हम कहें 4/7, ये दोनों को प्राइम है, आपस में कटिंग नहीं हो सकती। और Q 0 नहीं हो सकता। इन मैथमेटिक्स डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट अलाउड। डिवाइड बाई 0 बिकम्स अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए Q 0 नहीं हो सकता। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में भी ऐसा होता है कि कई बार ऐसा लिखा आएगा, इट इज़ गिवन दैट √10 इज़ इरेशनल। प्रूव दैट √2 प्लस √5 इज़ इरेशनल। तो मान लो क्वेश्चन ऐसा है, प्रूव दैट √2 प्लस √5 इज़ एन इरेशनल गिवन दैट √10 इज़ एन इरेशनल। तो अब हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे। ये बनेगा a+b होल स्क्वेयर, a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स b इज इक्वल टू p² प्लस p²/q²। ये हो गया 2√10, और 7 को हमने माइनस कर दिया यहाँ पे, और ये बन गया p² माइनस 7q²/q², एंड √10 इज इक्वल टू p² माइनस 7q²/2q²। ठीक है, इसके बाद फिर वही हमारी कहानी शुरू हो जाती है कि राइट साइड में क्या है, सारे इंटीजर्स हैं, p, q, 2 एंड 7 ऑल आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स को जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो एक रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, वो सब आप यहाँ पे लिख लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट में करने लगा हूँ। ये जो RHS है विल बी रैशनल। वाई इट इज़ रैशनल? बिकॉज P, Q, 7 एंड 2 आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को सॉल्व करके हमेशा रैशनल बनेगा, बट वी नो दैट दिस √10 विच इज़ ऑन द लेफ्ट साइड इज़ एन इरेशनल, इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। तो एक तरफ इरेशनल है, एक तरफ रैशनल है, और बीच में इक्वालिटी है। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? देयर इज़ सम कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? जो हमने एज्यूम किया, हमने एज्यूम क्या किया था, √5 प्लस √2 प्लस √5, उसको रैशनल माना था। दैट मीन्स देयर इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, वो रैशनल नहीं है, वो इरेशनल है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बाकी सारे स्टेप्स सेम हैं जो हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं, वही स्टेप्स इसमें आ जाएंगे। और अगर बाई चांस आपको ये गिवन ना हो कि √10 एक इरेशनल है, तो क्या करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको बना के रखो। अब स्टार्ट करो √10 से। लेट √10 इज़ रैशनल, उसको P/Q की फॉर्म में कर दिया। फिर वो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया और प्रूव किया कि √10 इरेशनल है, रैशनल नहीं है। फिर दोबारा फर्स्ट इक्वेशन पे आ गए कि फर्स्ट इक्वेशन की जो राइट साइड है वो तो सारी रैशनल नंबर दे रही है, बट लेफ्ट साइड इरेशनल है, सो देयर इज़ सम कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू स्टेटमेंट क्वेश्चंस। 2 alarm clocks
इस पूरे कोर्स में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हार्डली कोई एक आध क्वेश्चन होगा जो एनसीईआरटी में से रेफ़र किया जाएगा। अदरवाइज सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, या फिर जो आर डी शर्मा में और जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं मैथमेटिक्स की, उनमें से ये क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और मोस्टली सारे चैप्टर्स में क्वेश्चन ऐसे लिए जाएंगे जिनको सॉल्व करने से पूरे चैप्टर का ओवरव्यू जो आपको मिल जाए। चैप्टर के अंदर कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, हर कॉन्सेप्ट को हम टच कर लें। कोशिश ये रहेगी, कोशिश क्या मतलब होगा ही ऐसा। ठीक है, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। आप जितना, मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी ऑब्जर्वेशन उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, उतना ज़्यादा आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाएंगे। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है या अलजेब्रिक प्रॉब्लम है तो आप उसको वेरी क्विकली एनालाइज करके उसका जो है सोल्यूशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। 2 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 50 seconds and 48 seconds. फर्स्ट बीप जो है 12 नून पे है, मतलब दोपहर के 12 बजे हैं और दोनों की बीप इकट्ठी हो गई। अब बताओ कि नेक्स्ट बीप इकट्ठी कब होगी। इंडिविजुअली जो पहला अलार्म है वो 50 सेकंड के बाद रिंग करेगा, दूसरी जो अलार्म क्लॉक है वो 48 सेकंड के बाद रिंग करेगी। 50 और 48 सेकंड के इंटरवल पे इनकी बीप होती रहेगी, लेकिन वो इकट्ठी नहीं होगी। इकट्ठी 12 बजे हुई, उसके बाद कब होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं तीन चार जो क्वेश्चंस हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। कभी 2 अलार्म क्लॉक्स दे देंगे, कभी 3 दे देंगे, कभी 4 दे देंगे। कॉन्सेप्ट सबका सेम है। फिर एक क्वेश्चन आता है ट्रैफिक लाइट्स वाला, कि 4 ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो ब्लिंक करती हैं मान लो 2 बजे दोपहर को। फिर उनका जो ब्लिंक करने का टाइम है अलग अलग है, कोई 30 सेकंड के बाद करती है, कोई 40 सेकंड के बाद, कोई 35 सेकंड के बाद। अब दोबारा इकट्ठी ब्लिंक कब करेंगी। पहली ब्लिंक हुई 2 बजे, दोबारा कब होगी। सेम प्रोसीजर जो इसमें फॉलो करेंगे वही उस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि 2 प्लेयर्स हैं, एक सर्कुलर फील्ड कह लो, है ना, उसमें वो भागना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ए, दोनों ए पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं। एक पूरा चक्कर करता है 36 मिनट में, एक करता है 20 मिनट में। दोबारा कब मिलेंगे, अगेन एलसीएम। फिर एक क्वेश्चन आता है कि 3-4 दोस्त हैं जो वॉक करते हैं। एक जो स्टेप कवर करता है उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, दूसरे की 42 है, तीसरे की 44 है, ऐसे ही कोई वैल्यूज़ दी जाएंगी। तो सेम नंबर ऑफ स्टेप्स कब होंगे, तो अगेन उस केस में एलसीएम करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। जब आप बुक्स उठाएंगे, रेफरेंस बुक्स उठाएंगे, एनसीईआरटी में तो ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। कोई भी रेफरेंस बुक उठाएंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे। सबको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट सेम है, दैट इज़ एलसीएम। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 50 के फैक्टर्स करेंगे 2 × 5 स्क्वायर, देन 48 के फैक्टर्स 2⁴ 4 × 3। ठीक है, और एलसीएम का रूल हमने क्या सीखा था, ऑल फैक्टर्स में क्या आएगा 2, 3, 5, इनकी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 और 3 की 1, 5 की 2। अब हमें पता है 2 और 5 का पेयर मिला के 10 बन जाता है, तो एक 2 और एक 5 निकाल लो तो वो तो 10 हो गया, बाकी रह गया 2⁵ 3 × 3 × 5। ऐसे थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे तो सीधा मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तो ये सिखा रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी में कैलकुलेशन को कैसे करना है। एक 2 निकाल लिया, एक 5 निकाल लिया। अच्छा, एक 2 एक 5 और निकाल सकते हो, क्योंकि उससे 100 बन जाएगा सीधा ही। तो हमने 2 की पावर में से 2 निकाल लिया, 5 की पावर 2 में से दोनों ही 5 क्लब हो गए, तो वो 100 बन गया। बाकी रह गया 2⁵ 2 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1200। और ये आंसर आएगा सेकेंड्स में, क्योंकि 50 और 48 ऑलरेडी सेकेंड्स थे, तो ये आंसर भी सेकेंड्स में आएगा। अब इसको मिनट्स में कन्वर्ट करो, 60 से डिवाइड कर दो, 20 मिनट्स। ठीक है, इसका मतलब हर 20 मिनट के बाद दोनों की बेल जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। तो पहली बेल कहाँ पे हुई थी, 12 नून पे, दोपहर के 12 बजे। अगली कब होगी, 12:20 PM पे। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि आने वाले 1 घंटे में कितनी बार बेल इकट्ठी होगी।
तो देखो 20-20 मिनट्स के बाद बेल इकट्ठी होनी है, तो 1 घंटे में 20-20 का इंटरवल कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। तो इसका मतलब है आने वाले 1 घंटे में 3 बार ऐसा होगा कि उनकी जो बीप है वो इकट्ठी होगी। ठीक है, आने वाले 2 घंटे में कितनी बार होगी? 6 बार हो जाएगी। अच्छा, आने वाले में 2.5 घंटे में कितनी बार होगी? अब 2.5 घंटे का मतलब क्या हो गया कि 2.5 घंटे का मतलब हो गया आपका 150 मिनट्स। अब 20-20 मिनट के बाद बेल होनी है, तो टोटल 7 टाइम बेल होगी। 8th टाइम बेल होनी थी 160 मिनट पे, लेकिन 150 मिनट पे हमारी ऑब्जर्वेशन ख़त्म होगी। तो आने वाले 2.5 घंटे में कितनी बार बेल होगी? 7 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द नेक्स्ट एक ये हमारे पास क्वेश्चन है, वी नीड टू फाइंड एलसीएम। अच्छा, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है बच्चों को फ्रैक्शन का एलसीएम करना नहीं आता है, तो वो सीख लेते हैं कैसे होगा। सोल्यूशन 2.5 कैन बी रिटन एज 25/10, 0.5 कैन बी रिटन एज 5/10, 175/1000। पहले तो हमने पॉइंट्स हटा दिए, पॉइंट्स हटा के उनके ओवर में 110 जो भी लगना था वो लगा लिया। आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, नहीं भी करना चाहते को भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे होगा, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ओवर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इतना तो मुझे आप पे यकीन है कि आप ये सब कर लोगे। एलसीएम 25, 5 और 175 का एलसीएम क्या आएगा? 175। डिनोमिनेटर में है 10, 10 एंड 1000। एचसीएफ कॉमन क्या आएगा? 10 कॉमन आएगा, डिवाइड बाय 10। तो आंसर कितना आया? 17.5। दिस विल बी दी आंसर। तो ये बहुत सिंपल सा एक ट्रिक था, कुछ बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया। देन नेक्स्ट, देयर आर 576 बॉयज़ एंड 448 गर्ल्स इन अ स्कूल, जिनको डिवाइड करना है इक्वल सेक्शन में, ईदर बॉयज़ और गर्ल्स अलोन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन। अच्छा देखो, अब इन केसेस में क्या करना होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमारे पास 2 तरह की बर्फ़ी है, उसको ट्रे में सजाना है, इक्वल इक्वल कॉलम्स बनाने हैं और सेम टाइप की बर्फ़ी रखनी है, एचसीएफ करना है। एक इसी तरह से एनसीईआरटी में भी 1-2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और रेफरेंस बुक में तो बहुत सारे मिल जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, मान लो मैथ्स के 200 हैं, हिंदी के 240 हैं, इंग्लिश के 180 हैं, उनको रूम्स में ऑक्यूपाई करना है। एक रूम में एक टाइप के ही स्टूडेंट्स होंगे और इक्वल इक्वल स्टूडेंट्स फिल करने हैं, तो उस केस में भी एचसीएफ करना है। मतलब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, और जो इन दोनों को डिवाइड करे, दोनों को या तीनों को, इस केस में हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक बॉयज़ का है एक गर्ल्स का है, तो दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर इनका कॉमन फैक्टर होगा, तो हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स इन वन रूम। एक रूम में देखो, रूम में या तो बॉयज़ जाएंगे या गर्ल्स जाएंगी। अब बॉयज़ कह लो या गर्ल्स कह लो, कितने जाएंगे वो इनका एचसीएफ होगा। इन वन सेक्शन, रूम नहीं, यहाँ पे सेक्शन वर्ड यूज्ड है, तो हम भी सेक्शन लिखेंगे। दैट इज़ एचसीएफ किसका? 576 और 448 का। तो अभी आपने क्या करना है, इनका एचसीएफ करना है, तो उसके लिए हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। 576 को 2 पे करते हैं तो ये बनेगा 288, फिर 2 पे किया 144, फिर 2 पे कर लिया 72, 2 पे करेंगे 36, उसके बाद 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की टोटल पावर 6 हो गई। तो 576 में 2 की पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर। अब ज़रा 448 के फैक्टर्स करते हैं। 2 पे किया 224, फिर 2 पे किया 112, अगेन 2 पे 56, फिर से 2 पे 28, 2 बार 2 आएगा, एक 7 आ जाएगा, तो 2 की पावर 6। 448 में
2 की पावर 6 इंटू 7, सो व्हाट इज HCF, दैट इज 2 रेज टू पावर 6, तो ये हो गया 64। ठीक है, ये तो वो है, 64 इज नॉट आंसर, इतने सेक्शन नहीं बने। ये 64 क्या है, 64 एक ऐसा नंबर है जो हमें बता रहा है कि एक सेक्शन में इतने स्टूडेंट्स जा सकते हैं, या तो बॉयज़ होंगे या सारी गर्ल्स होंगी। तो बॉयज़ के कितने सेक्शन बनेंगे, बॉयज़ सेक्शंस, टोटल बॉयज़ कितने हैं 576, उसको HCF मतलब 2 रेज टू पावर 6 से डिवाइड कर दो, तो 3 रेज टू पावर 2 बचेगा ओनली, बिकॉज 576 के फैक्टर क्या थे, 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3 स्क्वायर, 2 रेज टू पावर 6 तो कट गया। सिमिलरली अगर गर्ल्स के सेक्शन देखें, गर्ल्स के, तो गर्ल्स कितनी है 448 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 6, तो ये 7 बचेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स होगा क्या, ऑफ कोर्स बॉयज़ के नंबर ज़्यादा हैं इसलिए उनके सेक्शन ज़्यादा बनेंगे, गर्ल्स के नंबर कम हैं उनके सेक्शन कम बनेंगे, लेकिन हर सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, वो चाहे बॉयज़ होंगे चाहे गर्ल्स होंगे। ठीक है, और टोटल सेक्शंस कितने हो गए, टोटल सेक्शंस अगर हम इनका टोटल कर दें तो 9 + 7 इज इक्वल टू 16, 16 वुड बी दी टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास पार्टिसिपेंट्स वाले भी हैं कि सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट हैं, मैथ्स के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, इंग्लिश के अलग हैं, एक रूम में एक सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स ही जा सकते हैं और हर रूम में इक्वल पार्टिसिपेंट जाएंगे, तो बताओ कितने रूम्स चाहिए होंगे। तो उस केस में भी ऐसे करना है, तीनों का HCF निकाल लो, फिर अलग अलग रूम्स निकाल के उनको प्लस कर दो। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 बिकम्स डिविजिबल बाय। अब डिविजिबल बाय का मतलब होता है LCM। डिविजिबल बाय मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 36, 63 और 108 तीनों से डिवाइड हो जाए। अब जो नंबर तीनों से डिवाइड हो जाए वो तीनों के टेबल में आना चाहिए, वो तीनों का मल्टीपल होना चाहिए। वो तीनों का कौन सा मल्टीपल, बड़े से बड़ा मल्टीपल तो कोई भी नहीं होगा, बड़े से बड़ा तो ढूंढ लग जाओ, इनफाइनाइट तक चले जाओ। ठीक है ना, तो हमें कौन सा मल्टीपल चाहिए, हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, लीस्ट चाहिए, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल तीनों का मतलब LCM। तो अब हम इन तीनों का LCM करेंगे, 36 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 63 के फैक्टर्स 3 स्क्वायर इंटू 7, और 108 होता है 12 इंटू 9, 12 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। ठीक है, और फिर इनका LCM आएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 हो गया 4 इंटू 27 इंटू 7, 27 इंटू 4 108 इंटू 7, तो ये बनेगा 756। नाउ 756 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6, जिसमें 6 ऐड करने के बाद वो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि कम से कम नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है वो 756 है। अगर मैं इसमें 6 और जोड़ दूं वो तो 762 बन जाएगा, वो तीनों से डिवाइड नहीं होगा। अब मैं क्या करूं फिर, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो LCM निकाला है उसमें से मैं 6 कम कर लेता हूँ, तो नंबर बनेगा 750। फिर हम कहेंगे कि 750 एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें आप 6 ऐड करोगे और वो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 750 में 6 ऐड करने पे वो इनका LCM बन जाएगा, दैट इज 756, और वो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर is equal to 756 minus 6, that is 750। अब देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, अगर इंक्रीज्ड बाई की जगह डिक्रीज्ड बाई लिखा होता तो हम प्लस करते। तो कॉन्सेप्ट क्या है,
अगर तो कुछ नहीं लिखा, अगर सिर्फ ये लिखा है फाइंड द नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई दिस दिस दिस, एलसीएम निकाल दो, ख़त्म। अगर लिखा है विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय, तो एलसीएम निकालो और उसमें से माइनस करो। अगर लिखा है विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 15 व्हेन डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय दिस दिस दिस, तो करना तो एलसीएम ही है। इंक्रीज्ड बाय लिखा है तो माइनस कर दो, डिक्रीज्ड बाय लिखा है तो प्लस कर दो, उल्टा कर दो। मान लो उसने अगर ये लिखा होता कि विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 10, तो हम क्या करते, हम 756 में 10 जोड़ देते और हम कहते कि 766 एक ऐसा नंबर है जिसमें से 10 को डिक्रीज करो, वो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसमें से 10 डिक्रीज करोगे वो एलसीएम बन जाएगा और एलसीएम तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किया कि अगर इंक्रीज्ड बाय लिखा है तो माइनस करना है, डिक्रीज्ड बाय लिखा है तो प्लस करना है। करना कब है? एलसीएम करने के बाद। देन नेक्स्ट एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम गिवन है हमें दो नंबर्स का, और HCF इज इक्वल टू 33, LCM इज इक्वल टू 264। और यहाँ पे लिखा है पहला नंबर मान लो A है, दूसरा B है। उसने लिखा व्हेन फर्स्ट नंबर A इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2, क्वोशिएंट इज 33, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 क्यों है? बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2। कम्प्लीटली डिवाइडेड का मतलब है कि रिमाइंडर नहीं आएगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 पे डिवाइड करके 33 आ जाए? दैट इज 66। या आप ऐसे कह सकते हो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सो A इज इक्वल टू 66। अब हमें A पता चल गया, B निकालना है, फाइंड द अदर नंबर। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। यहाँ से 66 इंटू B इज इक्वल टू 33 इंटू 264। So B is equal to 33 into 264 by 66। 33 ones are 2s are, फिर इसको कट किया 132। This is the second number और ये इसका आंसर हो गया। Then next, find the largest number that divides। अच्छा आप देखो, एक ऐसा नंबर ढूंढना है that divides, divides का मतलब HCF, जो इनको डिवाइड करेगा। और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 5 एंड 7। तो यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है, क्वेश्चन 3 नंबर्स वाला भी आ सकता है, उसमें 3 रिमाइंडर गिवन होंगे या तीनों का सेम रिमाइंडर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस केस को सॉल्व करने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें जो नंबर्स गिवन हैं पहले हमें इसमें से इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को माइनस कर देना है। पहला नंबर है 2053, उसका रिमाइंडर है 5। दूसरा नंबर है 967, उसका रिमाइंडर है 7। हमने इनके रिमाइंडर्स माइनस किए तो ये बनेगा 2048 और 960। इसके बाद आई नीड टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर एंड दैट इज इक्वल टू HCF। किसका HCF? इन दोनों का। अब हम इन दोनों का HCF करेंगे, तो जब आप इन दोनों का HCF करोगे तो वो 64 आएगा। अभी HCF कैसे करना है वो आपको सिखा दिया। फैक्टर्स करो, कॉमन फैक्टर्स विद स्मॉलेस्ट पावर। और वैसे भी जिस बच्चे ने 90% तक सिलेबस कवर कर लिया है, एक क्विक रीकैप चाहिए, उसको HCF फाइंड आउट करने में कोई खास परेशानी होगी नहीं। देन नेक्स्ट, डिटर्मिन द नंबर नियरेस्ट टू, कितना बनाइए? 1,10,000 विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब देखो फिर यहाँ पे क्या आ रहा है? डिविजिबल बाय। डिविजिबल बाय का मतलब LCM। किसका LCM? 8, 15 और 21 का। तो हमें सबसे पहले तो LCM करना है 8, 15 और 21 का। तो उसके लिए हमने 8 के फैक्टर्स किए, दैट इज़ 2 क्यूब। 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर्स 3 इंटू 7। नाउ LCM क्या होता है? ऑल फैक्टर्स, उसमें आएगा 2, 3, 5, 7। हाईएस्ट 2 की पावर 3, 3, 5 और 7 की तो 1, 1 है ही है। अच्छा, आप 3 पे 2 पावर मत लगा देना, ये मत कहना 3 एक बार 15 में आया एक बार 21 में। कॉम हमने ऑल फैक्टर्स लिखने हैं, तो 3 आ तो गया उसमें। हाईएस्ट पावर दोनों में ही 1, 1 है तो 1 लगी हुई है। तो फिर से वही काम कि एक 2 को 5 के साथ मिला लेंगे, 10 बन गया, इंटू 3 7 21 हो गया, इंटू 2 की पावर 2 अभी बच गई, तो कितना बना ये? 840। ठीक है,
अब ये कम से कम नंबर है जो 8, 15 और 21 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें नंबर किसके नियरेस्ट चाहिए? हमें नंबर नियरेस्ट चाहिए 1,10,000 के। तो अब प्रोसीजर क्या होगा, हम 840 के साथ डिवाइड करेंगे 1,10,000 को। एग्जैक्ट डिविजिबल तो नहीं होगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम 1,10,000 में से माइनस कर देंगे। अब जो नंबर बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अभी इसके पीछे की कहानी भी बता देते हैं। पहले तो इसको सॉल्व करें। 1 पे किया 840, यहाँ पे 0, ये बन गया आपका 10 में से 4 6, यहाँ पे 260, ठीक है, एक 0 और आ गई। अब ये 3 पे हो सकता है, 840 इंटू 3 करके देखें ज़रा। 0 देन 12 देन 25, ठीक है, ये बच गया 80 और एक 0 और साथ में आ गई। हाँ ठीक है, ये सही है। अब इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता, ये रिमाइंडर आ जाएगा। हम तो चाहते थे एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो हम रिमाइंडर नहीं चाहते, तो इस रिमाइंडर को उठाओ और इसमें से माइनस कर दो। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 1,10,000 माइनस 800, तो ये बनेगा 1,092,00। ये इसका आंसर होगा। अब ये कैसे आया? देखो, हम एक ऐसा नंबर ढूंढना चाहते हैं जो तीनों से डिविजिबल हो। तीनों से डिविजिबल इनका एलसीएम होगा, ठीक है, और एलसीएम के टेबल में जो भी आएगा वो तीनों से डिविजिबल होगा। अब 840 के टेबल में 1,10,000 तो आता नहीं है। हमने डिवाइड करके देखा, अगर आता होता तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर नहीं निकलता, तो 1,10,000 ही हमारा आंसर हो जाता। बट वो है नहीं उसके टेबल में। जो रिमाइंडर आया उसको माइनस कर दिया। अब क्या बचा? 1,92,100, ठीक है, 800 माइनस हो गया उसमें से। तो अभी ये जो 1,92,100 है, ये 840 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये तीनों के एलसीएम से डिवाइड हो सकता है, तो ये तीनों नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। अब इसके बाद अगर नंबर ढूंढना चाहेंगे तो वो 1,10,000 से ज़्यादा वाला आएगा, बट हमें 1,10,000 के नियरेस्ट तक पहुंचना था, तो यही आंसर है। तो प्रोसीजर क्या हुआ कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या कर लेना है, हमें तीनों का या दोनों का एलसीएम कर लेना है, 2 3, वैसे 3 वाला ही आता ज़्यादा। फिर वो जो नंबर गिवन है उसको एलसीएम से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया उसको माइनस कर दो। नेक्स्ट, एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सर्कमफ्रेंस है 360। 3 साइकिलिस्ट हैं, इकट्ठे स्टार्ट किया। एक पर्सन एक दिन में 60 किलोमीटर कर सकता है, दूसरा 72, तीसरा 90। तो बताओ कितने दिनों के बाद वो दोबारा मिलेंगे? तो फिर देखो, ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है। अभी पीछे बताया था ना कि वैसे सर्कल के अराउंड वो घूमते हैं, तो दोबारा कब मिलेंगे, एलसीएम करना होता है उस केस में। लेकिन हमें ये बताना है कितने दिनों के बाद वो मिलेंगे। पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक पर्सन पूरा चक्कर लगाने में कितने दिन लेगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फर्स्ट पर्सन, टाइम ऑफ सेकंड पर्सन, टाइम ऑफ थर्ड पर्सन। पूरा सरकमफ्रेंस 360 का है, एक दिन में 60 किलोमीटर कवर होगा, तो 6 डेज में पूरा एक सर्कल कवर हो जाएगा पहले पर्सन का, ठीक है। पूरा जो सरकमफ्रेंस है वो 360 का है, पहला पर्सन 60 किलोमीटर कवर करता है एक दिन में, तो उसको 6 दिन लगेंगे पूरा चक्कर कवर करने में। दूसरे वाले को कितने दिन लगेंगे? 360/72 से 5 दिन लगेंगे। और तीसरे वाले को 360/90 4 डेज। हमें जब एलसीएम करना है तो इनके टाइम पीरियड का एलसीएम करना होता है। याद है वो उसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन है सोनिया और रवि वाला, जिसमें हमें उनका टाइम दिया जाता है कि एक पर्सन इतने टाइम में करता है, दूसरा पर्सन इतने टाइम में करता है। अब इसमें टाइम पीरियड तो गिवन नहीं था, इसमें तो ये गिवन था कि एक पर्सन एक दिन में 60 किलोमीटर कवर करता है। दिस इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज़ नॉट अ टाइम। तो हमने पहले टाइम निकाला। टाइम कौन सा निकालेंगे? उनका वो वाला टाइम निकालेंगे जिस टाइम में वो पूरे सर्कल को कवर करते हैं, ठीक है। वो टाइम मिनट्स में भी हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है। इस केस में डेज में आ गया। अब हमें जो रिक्वायर्ड टाइम चाहिए,
कि कितनी देर के बाद वो दोबारा मिलेंगे, दैट विल बी एलसीएम। किसका एलसीएम? इन तीनों का, और इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो 60 आएगा। सो दैट मीन्स 60 डेज के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे को मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम एचसीएफ। एचसीएफ मान लो x, एलसीएम इज 14x। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, अब इन दोनों को प्लस किया, दैट इज इक्वल टू 600। 15x इज इक्वल टू 600, सो x इज इक्वल टू 40। ठीक है। वन नंबर इज 280, a गिवन है 280, व्हाट इज b? तो सिंपल सा फॉर्मूला, a क्रॉस b HCF टाइम्स LCM। HCF इज x इज 40 टाइम्स 14 इंटू 40, और ये हो गया 280 इंटू b। ठीक है। सो b इज इक्वल टू 40 इंटू 14 इंटू 40 डिवाइड बाई 280। अब यहाँ पे कटिंग, एक जीरो कट गई, 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 40 इंटू 2, 80 is the answer. This will be the second number. Then next, two brands. अब ये देखो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे एक क्रेयॉन्स वाला क्वेश्चन भी आता है, टू टाइप्स ऑफ क्रेयॉन्स आर अवेलेबल इन ए पैक ऑफ दिस, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, टू चॉकलेट्स हैं जो 24 और 15 के पैकेट में पैक्स हैं। मतलब एक जो चॉकलेट है उसके 24 पीसीस का एक बॉक्स है, दूसरी चॉकलेट के 15 पीसीस का एक बॉक्स है। हमें दोनों के इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स बाय करने हैं, तो बताओ दोनों के कितने बॉक्सेस हमें बाय करने पड़ेंगे। अच्छा अब देखो, वैसे ही मैं बोलता हूँ, मैंने बोला कि पहले वाले के 2 ले लो, दूसरे वाले के 3 डब्बे ले लो। अब 2 बॉक्स लेने से क्या होगा, 24 24 48 चॉकलेट्स हो जाएंगी। दूसरे वाले के 3 लिए, 15 15 15 45 होगी। अरे ये तो सेम नहीं हुआ, एक 48 है एक 48 है, सॉरी एक 48 है एक 45 है। हमें तो दोनों के सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स बाय करने हैं। तो अब क्या करें, ऐसे थोड़ी ना हिट एंड ट्रायल मारते रहेंगे, इसके इतने ले लो इसके इतने ले लो, ऐसे थोड़ी ना होगा। कुछ तो लॉजिक होता, कोई तो इसके पीछे मैथमेटिक्स होगी ना, हमें वो ढूंढनी है। तो वो क्या है लॉजिक, हम पहले इनका एलसीएम करेंगे। एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 15 इज इक्वल टू व्हाट, रफली कर लेते हैं यहाँ पे 24 के फैक्टर्स 2 क्यूब इंटू 3 और 15 के 3 इंटू 5। तो एलसीएम ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो ये 120 बन गया, सही है। इसका मतलब 120 पीसीज लेने पड़ेंगे दोनों के। अब देखो जो पहली चॉकलेट है वो 24 की पैकिंग में है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर चॉकलेट 120 पीस मुझे टोटल परचेज करने हैं। 24 की पैकिंग है, डिवाइड कर दो, मतलब 5 बॉक्स लेने पड़ेंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर चॉकलेट 2, 120 पीस परचेज करने हैं, 15 की पैकिंग है, डिवाइड कर दो, 8 बॉक्स लेने पड़ेंगे। अब काम हो गया, पहली चॉकलेट के 5 डिब्बे ले लो, 24 इंटू 5 120 चॉकलेट्स आ जाएंगी। दूसरे के 8 डिब्बे ले लो, 15 इंटू 8 120, उसकी भी 120 चॉकलेट्स आ जाएंगी। दोनों के इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स बाय हो गए। बॉक्सेस तो ऑफ कोर्स अलग अलग ही आएंगे ना, दोनों के नंबर ऑफ बॉक्सेस दोनों के अलग अलग होंगे, बिकॉज दोनों की पैकिंग जो है वो अलग अलग है, एक में ज़्यादा है एक में कम है। अच्छा ये देखो, ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि एक सेमिनार है, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स के इतने इतने पार्टिसिपेंट्स हैं, बताओ मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अभी इसका कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनका HCF। तो HCF बेसिकली आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम, एंड दैट इज इक्वल टू HCF। ठीक है, 60 84 और 108 का HCF कर लेना, और फिर उसके बाद इनको डिवाइड कर, आई थिंक इनका HCF 12 आएगा,
60, 84 और 108 में से हाँ 12 कॉमन आएगा, क्योंकि 12 से तीनों डिवाइड हो जाते हैं। सही है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ रूम्स निकालने हैं, हिंदी के रूम्स, इंग्लिश के और मैथ्स के। पहले अलग अलग निकाल लो। हिंदी के पार्टिसिपेंट कितने हैं? 12। एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट जा सकते हैं? सॉरी, हिंदी के हैं 60, एक रूम में जा सकते हैं 12, तो टोटल 5 रूम चाहिए। हर रूम में 12-12 पार्टिसिपेंट जाएंगे, टोटल 60 हो जाएंगे। हिंदी के पार्टिसिपेंट्स को 5 रूम चाहिए। इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स को 84/12, उनको 7 चाहिए। मैथ्स के पार्टिसिपेंट सबसे ज़्यादा हैं, 108/12, उन्हें 9 रूम चाहिए। ये इनके अलग अलग रूम्स हैं, इनको टोटल कर लो तो टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स आ जाएंगे 21। मतलब हमें इतने रूम्स चाहिए होंगे सब पार्टिसिपेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बाकी मैंने पहले बोला है कि ये रिवीजन कोर्स है, इसमें पूरा डिटेल में नहीं बताया जाएगा। अगर आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं फिर तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको वो जो हमारा जो रेगुलर हम पढ़ाते हैं, रेगुलर कोर्स जो है, वो सारे लेक्चर्स देखने मिलेंगे। उसमें तो हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ाया गया है। ये तो एक क्विक रिवीजन है कि हर चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और हर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चंस को हम ज़रूर टच कर लें, ताकि पूरा चैप्टर जो है वो रिकैप हो जाए। ऑल द बेस्ट।